देखो हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़े थे लास्ट दिन जेनी, जिसमें हम लोग हाँ। पढ़े थे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, डायरेक्ट हम्म। लेबर होता है, डायरेक्ट ओवरहेड होता है, तीनों को जोड़ने से मेरा प्राइम कॉस्ट बनता है। हम्म। तीनों जो मेन खर्चा है बिजनेस का या हम्म। प्राइमरी खर्चा है, पहला खर्चा, उसमें जब हम इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं, मतलब फैक्ट्री का कोई भी खर्चा लेकिन वो प्रोडक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, हम्म। फिर हम लोग ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। साल के बिगनिंग में जो भी वर्क इन प्रोग्रेस है वो ऐड कर लिए, साल के एंड में जो भी वर्क इन प्रोग्रेस है वो माइनस कर दिए, तो मेरा जो आता है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। यानी यहाँ तक हम फैक्ट्री गेट तक का खर्चा का बात कर लिए। हम्म। अगला आइटम आता है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, ऑफिस का खर्चा और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड खर्चा, इसको जोड़ने से मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ। अब हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो मेरा आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कितना गुड्स जो बिका उसका कॉस्ट कितना। ऊपर आया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितना कितना रुपया का सामान इस साल बना, और अब आ रहा है कितना रुपया का सामान इस साल बिका। हाँ। इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तब मेरा आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल करने का कितना कॉस्ट लगा। अब इसमें प्रॉफिट ऐड करो तो सेल्स आ जाता है। जनरली आपको सेल्स गायब रहेगा, सेल्स दिया रहेगा, प्रॉफिट गायब रहेगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल पता है और सेल पता है तो डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट निकल जाएगा। अच्छा, मतलब ऊपर वो सब कुछ नहीं, सीओजी मतलब कॉस्ट ऑफ नहीं नहीं सेल्स नहीं, दिया वहां है। तक आओगे आप, नहीं नहीं, शुरुआत से सॉल्व करते 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 आप कॉस्ट ऑफ सेल तक पहुंच जाओगे। हाँ। अब आपको प्रॉफिट का फिगर नहीं देगा, सिर्फ सेल का फिगर दे देगा। तो अच्छा। कॉस्ट ऑफ सेल आप मान लो लिख दिए 8 लाख, हम्म। सॉल्व करते करते पहुंचे 8 लाख आया। सेल आपको बता रहा है 10 लाख, हम्म। तो जेनी कॉस्ट ऑफ सेल पता है, सेल पता है, तो प्रॉफिट हो गया ना 2 लाख। 2 लाख। हाँ, तो वो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर होगा हमेशा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कॉस्ट ऑफ सेल दिया रहेगा, प्रॉफिट पता रहेगा, फिर सेल निकालेंगे। सेल दिया रहेगा, कॉस्ट ऑफ सेल तक पहुंच जाओगे आप, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाएगा। अब इस पूरा फॉर्मेट में बेटा सब चीज प्लेट में सजा के मिलेगा, सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को छोड़ के और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को छोड़ के और प्रॉफिट को छोड़ के, मतलब मेन ये 3 आइटम है जो आपका गायब रहेगा, मतलब इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा निकालने के लिए। बाद बाकी आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड खर्चा आपको बोल देगा एडवर्टीजमेंट, आपको बोल देगा ट्रैवलिंग फॉर मतलब कस्टमर तक माल पहुंचाने के लिए ट्रैवलिंग कन्वेंस चार्ज, हम्म। आपको बोल देगा एडवर्टीजमेंट का खर्चा, आपको बोलेगा डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा, पैकिंग का खर्चा, ठीक है ना। ये सब क्या है, सब सेल करने का खर्चा है। पैक क्यों कर रहे हो आप, सेलिंग करने के लिए। जिस सेल्स वैन में माल पहुंचा रहे हो उसका डिप्रिसिएशन। वैसे ही जब आपको ऑफिस रिलेटेड खर्चा बोलेगा ना जेनी, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, तो आपको बोलेगा अकाउंटेंट का सैलरी, अच्छा सेल्समैन का सैलरी चला जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, अकाउंटेंट का और मैनेजमेंट का सैलरी आ जाएगा ऑफिस में, इनडायरेक्ट लेबर का सैलरी चला जाएगा इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड में, और डायरेक्ट लेबर का सैलरी चला जाएगा प्राइम कॉस्ट के ऊपर, वो डायरेक्ट लेबर में। तो मतलब आपको आइटम पकड़ के ये जज करना होगा ये लगा किस लेवल के ऊपर। ये क्या मेरे फैक्ट्री के अंदर डायरेक्ट खर्चा था, हम लिख देंगे। क्या ये मेरा फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट खर्चा था, हम इनडायरेक्ट ओवरहेड में लिख देंगे। क्या ये मेरा ऑफिस में होने वाला खर्चा था, हम ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड में लिख देंगे। क्या ये मेरा सेल से कनेक्टेड खर्चा था, हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिख देंगे। तो ऐसे करके हमको फिगर्स को 3 कैटेगरी में तोड़ देना पड़ेगा। फॉर्मेट क्लियर है? यस सर। अब देखो हम आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। एक ये जो हम आपके स्क्रीन पे भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोल के एक चीज दिखाई दे रहा होगा आपको, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सेल्स। जेनी कई बार आपके साथ क्या करेगा, वो जो ओपनिंग फिनिश गुड्स है ना, हाँ। उसका यूनिट दे देगा आपको। आपको क्लोजिंग स्टॉक में कितना यूनिट बचा उसका यूनिट दे देगा आपको। यूनिट अमाउंट नहीं। आप कितना यूनिट इस बार बेचे वो दे देगा आपको। इस साल कितना यूनिट बना वो गायब है, तो वो निकालना पड़ेगा ना कितना यूनिट बना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बेटा यहाँ फिगर टोटल करते करते पहुंच गए आप, लेकिन ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है 12 लाख रुपया, तो बेटा इस साल कितना पीस बनाने के लिए 12 लाख खर्चा हुआ वो तो आपको चाहिए ना।
हाँ क्यों चाहिए अभी बताएंगे, लेकिन वो आपको चाहिए होगा। आपको 4 चीजों का यूनिट चाहिए होगा बेटा। ठीक है। आपके पास इस साल जो ओपनिंग फिनिश गुड्स है वो कितना पीस है वो आपको चाहिए होगा, कोई ना कोई काम लगेगा वो आपके। आपको चाहिए होगा इस साल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा, मतलब इस साल जितना यूनिट बनाए, कितना यूनिट बनाए उसका कॉस्ट तो पता है, लेकिन यूनिट निकालना पड़ सकता है। या दिया होगा तो वेरी गुड। हम एक बार बोलता है ये 4 चीज आपको यूनिट में दिया रहेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का यूनिट आपको दिया रहेगा, ओपनिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स का यूनिट आपको दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक के फिनिश गुड्स का यूनिट आपको दिया रहेगा, और सेल्स का यूनिट आपको दिया रहेगा बेटा। तब तो ये फॉर्मूला का दरकार पड़ेगा नहीं। नहीं। लेकिन अगर इन चारों में से एक भी आइटम गायब होगा तो ये फॉर्मूला आपको लगेगा वो नंबर ऑफ यूनिट निकालने के। सर क्यों नंबर ऑफ यूनिट चाहिए होगा उसका बात करेंगे अगले 10 मिनट के अंदर। लेकिन पहले दिमाग में ये रख लो कि इस साल के शुरुआत में जितना फिनिश गुड्स था मेरे पास उसका यूनिट हमको चाहिए, इस साल जितना प्रोडक्शन हुआ उसका यूनिट हमको चाहिए, इस साल क्लोजिंग स्टॉक में जितना यूनिट बच गया हमको उतना यूनिट चाहिए, और इस साल कितना यूनिट बेचे उसका भी नंबर ऑफ यूनिट चाहिए। हमको ये चारों यूनिट चाहिए। ठीक बात। तो अगर चारों गिवन है तो बहुत बढ़िया, तब तो मतलब प्लेट में सजा के दिया, और चारों में से एक भी गायब है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यही तो करते थे ना बेटा, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सेल। सोचो ना कैसे हो रहा है। मेरे पास साल के बिगनिंग में 5000 यूनिट था जेनी फिनिश गुड्स, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स 5000, ठीक है। इस साल जेनीएम प्रोडक्शन किया और 12000 यूनिट, तो अभी आपके गोडाउन में कितना यूनिट होना चाहिए जेनी? सर एक बार हम वो आपके वापस साल के बिगिनिंग में आपके पास 5000 यूनिट पड़ा था। हाँ। इस साल आप प्रोडक्शन किए 12000 यूनिट, तो आपके गोडाउन में कितना यूनिट होना चाहिए? 17,000 होना चाहिए। अब अगर जेनियम यहाँ पे बोल दे आपके गोडाउन में 2000 ही बचा है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक 2000 है, तो सेल का यूनिट निकल जाएगा ना। हाँ। और अगर हम आपको सेल का यूनिट दे दे जेनी, हम अगर ये बोलते कि जेनी 17,000 है उसमें से 15,000 हम बेच दिए, सेल बता रहा है आपको हम, तो गोडाउन में कितना बचना चाहिए? कितना बचना चाहिए? 2000। तो यानी इन चारों में से बेटा एक आइटम गायब रहेगा, 3 गिवन रहेगा, और वो यूनिट हमको लगेंगे, हम बताएगा कहाँ लगेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात था जो हमको याद रखना था। इसके अलावा जेनी कुछ एक एक्सपेंडिचर ऐसा है जो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए देगा क्वेश्चन में, और वो किसी हेड में नहीं जाएगा पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में। जैसे देखो यहाँ पे आइटम लिख दिया है, आइटम नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, या नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट बोलना चाहिए था हमको। डिविडेंड, डिविडेंड मेरा कॉस्ट शीट में कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, बेटा ये क्या कोई प्रोडक्शन से कनेक्टेड खर्चा है क्या कहीं पे भी? इंटरेस्ट कितना चुका है इस बार हम? कहीं प्रोडक्शन से कनेक्शन ही नहीं है इसका। ब्याज चुकाने से प्रोडक्शन का कोई कनेक्शन नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। बेड डेप्ट, बेड डेप्ट सेल के बाद होता है कि सेल के पहले होता है जेनी? बाद में होता है। और कॉस्ट शीट कहाँ खत्म हो जा रहा है? सेल। तो बाद का खर्चा तो आना नहीं चाहिए ना। इनकम टैक्स, जेनी इनकम टैक्स तो पर्सनल टैक्स हो गया ना, मतलब ओनर अपने लिए पे कर रहे हैं, तो उससे क्या कस्टमर को आप प्रोडक्ट बेचते समय उससे वसूल करोगे क्या? जब नहीं, तो वो भी नहीं आना चाहिए कॉस्ट शीट में। वैसे डोनेशन जेनी बिजनेस कनेक्टेड एक्सपेंडिचर नहीं है, वो आप कर रहे हो क्योंकि आपको चाहिए कि रेपुटेशन बने आपका, थोड़ा टैक्स बचे। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, टैक्स बचे। तो डोनेशन भी बिजनेस कनेक्टेड खर्चा नहीं है, तो वो भी आप कस्टमर से वसूल नहीं करते हो। गुडविल रिटर्न ऑफ, ये कोई एक्सपेंडिचर ही है क्या? नहीं। रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, ये सब कोई एक्सपेंडिचर है क्या? एक्चुअली में कोई पैसा आ जा रहा है क्या? नहीं ना गुडविल रिटर्न ऑफ में बेटा कोई पैसा आ जा रहा है। हाँ वो तो साइड रख रहा है रिजर्व एंड ऑल, ये बुकिश एंट्री है बेटा केवल, एक्चुअली में ना कोई पैसा साइड भी नहीं रखा जाता। हाँ ये सिर्फ बुकिश एंट्री है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, बस वही है। अच्छा ठीक है, मतलब नाम है बुक में कि रिजर्व रखे, एक्चुअली में कोई पैसा साइड रखते नहीं है।
इससे ये सब बुद्धि होती है नेट प्रॉफिट को कम दिखाने की, अच्छा। ताकि टैक्स कम देना पड़े। नेट प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। हाँ। हाँ, तो गुडविल, रिटर्न ऑफ, रिजर्व, प्रोविजन, ये सब तो एक्चुअली में कोई एक्सपेंडिचर ही नहीं है सर। तो फिर आप बोल सकते थे सर डिप्रिसिएशन भी तो कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, वो हम लोग क्यों लिखते हैं? अगर मशीन डिप्रिशिएट करे तो इनडायरेक्ट ओवरहेड में लिखते हैं, ऑफिस का कोई एसेट डिप्रिशिएट करते हैं तो ऑफिस एडमिन ओवरहेड में लिखते हैं, शोरूम रिलेटेड कोई एसेट डिप्रिशिएट होता है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखते हैं। आप पूछ सकते हो सर वो क्यों आएगा? बेटा एक्चुअली में फैक्ट्री में डिप्रिसिएशन एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है। मान लिया आपका बार बार पैसा नहीं जा रहा, लेकिन एक बार में एसेट के लिए पैसा तो गया। वो मशीन अगर नहीं चलता तो क्या प्रोडक्शन होता क्या? नहीं। तो वो डिप्रिसिएशन इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना गया, क्योंकि फैक्ट्री में डिप्रिसिएशन के लिए कोई पैसा जा तो नहीं रहा, लेकिन बेटा एक बार में तो मशीन का पैसा चला ही गया, तो फिर एक्सपेंडिचर तो हुआ ही है। हालांकि ये बोलो गुडविल, रिटर्न ऑफ, रिजर्व में एक्चुअली में कोई पैसा कहीं जाता ही नहीं। और डोनेशन, इनकम टैक्स पर्सनल नेचर का आइटम है, वो आना नहीं चाहिए था। वो कस्टमर से वसूल नहीं कर सकते आप उसका पैसा, लेकिन मशीन डिप्रिसिएशन का पैसा आप कस्टमर से वसूल करोगे। ठीक है ना? यस। तो इस तरीके से ये सब कुछ 4-5 ही नाम है: डिविडेंड, इंटरेस्ट, बेड डेप्ट, इनकम टैक्स, डोनेशन, गुडविल, रिटर्न ऑफ, रिजर्व एंड प्रोविजंस। ये सब आपका कॉस्ट शीट में नहीं आता। ठीक है? अब जेनी देखो एक चीज है, पहला ही आइटम क्या है जेनी कॉस्ट शीट का? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपके, बोलो पहला ही आइटम क्या है कॉस्ट शीट का? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हाँ, वो लास्ट वर्ड क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड का मतलब बोल सकते हो ये नहीं, एकदम सिंपल भाषा में, आसान भाषा। जो कि मतलब जो भी रॉ मटेरियल है वो यूज हुआ। वेरी गुड। क्या जेनी हम ये बोले रॉ मटेरियल परचेज्ड और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एक ही है? नहीं। नहीं बोल सकते। वेरी गुड सर, जो खरीदे जरूरी नहीं है आप इस बार यूज कर लिए, सारा यूज करें। हाँ। है ना? तभी तो क्लोजिंग स्टॉक बचता है सर आपका। हाँ। पूरा हम मान लो मोबाइल बनाने के लिए प्लास्टिक लाए, तो क्या पूरा प्लास्टिक हम प्रोडक्शन में इसी साल लगा देंगे? जरूरी है ये? नहीं, तो वो बचेगा ही बचेगा। तो बेटा यानी सर आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा, परचेज या पेमेंट का फिगर फाइनल फिगर नहीं माना जा सकता। तो ठीक है, देखो हम यहाँ रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला लिख दिए। बेटा यही फॉर्मूला जो अभी आप ऊपर यूज किए हो ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू कंज्यूम्ड हो सकता है। यही फॉर्मूला होगा ना, सेल की जगह कंज्यूम लगा दो। मेरे पास जेनी साल के बिगनिंग में 5000 केजी रॉ मटेरियल था। हाँ। इस साल और हम 25000 केजी खरीद के लाया, तो मेरे गोडाउन में कितना रॉ मटेरियल होना चाहिए? 30000 केजी। लेकिन अभी भी जेनी केवल 3000 केजी बचा है, तो बाकी मटेरियल हम क्या कर लिए होंगे? कंज्यूम। वेरी गुड, तो निकल गया ना 27000। हाँ। बस बेटा एक काम खाली एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था ना बेटा, ये यूनिट निकालने के लिए था ना, और हमको यहाँ वैल्यू निकालना है ना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का, रुपीज में निकालना है ना आंसर। हाँ, वो यूनिटरी। हाँ नहीं, हाँ मतलब कुछ नहीं, यूनिटरी कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे देखो वही फॉर्मूला लिखा हम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कुछ एक्सपेंडिचर बेटा जो हम उस रॉ मटेरियल को यूज करने के लिए लगाए। जैसे बेटा वो रॉ मटेरियल खरीद के लाने का भाड़ा नहीं लगा है मेरा, हाँ, तो वो ऐड होगा। यानी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। बोलिए ना सर इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं? सही बात है, डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल कोई तो बनाया होगा जो हमको बेच रहे हैं, हाँ, और प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी लगता है, अब जीएसटी लगता है, तो वो जीएसटी भी मेरा एक्सपेंडिचर, तो प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस कोई भी अदर चार्ज टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल। हो सकता है ना बेटा हमको एक लेबर को बोलना पड़ा ट्रक से माल उतार के गोडाउन में रखवाओ, हाँ, वो लेबर उसका अलग चार्ज लिया, तो वो भी मेरा रॉ मटेरियल को लाने का ही तो खर्चा है। हाँ, बेटा रास्ते में ना ट्रक का रॉ मटेरियल का हमको इंश्योरेंस कराना पड़ा, कहीं ट्रक एक्सीडेंट हो गया तो मेरा तो पूरा का पूरा रॉ मटेरियल का पैसा डूब जाएगा, इंश्योरेंस करवाना पड़ा, तो लगा चार्ज। डायरेक्ट एक्सपेंस है ना रॉ मटेरियल को अपने यहाँ तक लाने के लिए, वो भी खर्चा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो टोल टैक्स पे आते जाते हो तो देखते हो ना, टोल टैक्स पे टोल देते हो, हाँ, तो रॉ मटेरियल लाने के लिए मेरा जो ट्रक आ रहा था, मेरा फैक्ट्री झूलागढ़ में और रॉ मटेरियल आया था कलकत्ता से,
तो ये टोल टैक्स पार करते हुए गया न्यू ब्रिज से, हाँ। तो टोल भी लगा। हम्म। तो जो भी खर्चा लगा मेरा उस रॉ मटेरियल को मेरे फैक्ट्री में लाने के लिए। तो बेटा देखो पहला 3 लाइन तो फॉर्मूला का सिंपल था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। हाँ। बस एक्स्ट्रा क्या बोल दिए सर, कोई भी एक्सपेंडिचर जो रॉ मटेरियल को लाने के लिए लगा, बस। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला, इसीलिए बेटा वो जो हम एक फॉर्मूला बोला ना खाली, ये ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग या ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, यही फॉर्मूला काम आ रहा है। बस एक्स्ट्रा लग गया एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल, ठीक है ना। हाँ सर। तो ये हो गया मेरा इम्पोर्टेंट, 2 इम्पोर्टेंट बात। हम यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट बात किया। एक तो यूनिट निकालने का फॉर्मूला का बात किया, एक बात किया कि कौन कौन सा आइटम कॉस्ट शीट में नहीं आता, और एक आइटम बात किया कि रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है। अब बेटा हम आपकी सुविधा के लिए कुछ लिस्ट बनाया। देखो आप एक चीज गौर कर रहे होगे, जब हम कॉस्ट शीट दिखा रहा था हर एक के बाद एक नंबर लिखा हुआ है मेरा। हाँ। रॉ मटेरियल कंज्यूम में 1 नंबर लिखा हुआ है, डायरेक्ट ओवरहेड या चार्जेस में 3 नंबर लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड में 2 नंबर लिखा हुआ है, ऑफिस एंड एडमिन को 4 बोला हम, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को 5 बोला हम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को 6 बोला हम, और प्रॉफिट को 7वां आइटम बोला हम। क्योंकि ये 7 में जो बोला था ना ट्विस्ट या जो भी आइटम आते हैं हम उसका लिस्ट बना दिया बेटा नीचे। तो देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का हम फॉर्मूला बना दिया, नंबर 1। नंबर 2 नाम हम किसको दिया है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड को। ये इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड कौन कौन सा होता है, मतलब कौन कौन से खर्चों को हम लोग इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। देखो हम पूरा लिस्ट दे दिया, इतना लिस्ट काम नहीं आएगा आपके वही 4-5 आइटम काम आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डिप्रिसिएशन, बस। लेकिन हम क्या किया, जो आइटम आ सकता है उसमें सारा का लिस्ट बना दिया। देखो फटाक से इसको रीड करते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल आता है इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड में, इनडायरेक्ट वेजेस आता है, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन द फैक्ट्री आता है, यूज ऑफ स्पेयर पार्ट आता है, रिपेयरिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग या रिपेयरिंग ऑफ फैक्ट्री मशीनरी आता है, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सब फैक्ट्री के अंदर का ना बेटा, क्या ये सब लेकिन प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट कनेक्शन है क्या, नहीं। तो फिर किस में जाएगा सर, एक ही तो हेड है, अगर डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट फैक्ट्री हो। इनडायरेक्ट। इसीलिए हम यहाँ पे पूरा लिख दिया, सर्विस कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सच एज इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल, फैक्ट्री का लाइटिंग का खर्चा, कोई रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड के पार्ट है, ठीक है। अब हम 3 नंबर आइटम किसको बोला बेटा, हम 3 नंबर बोला डायरेक्ट ओवरहेड या डायरेक्ट चार्ज किसको बोलते हैं। तो देखो हम यहाँ पे लिस्ट बना दिया कि डायरेक्ट ओवरहेड, हालांकि आपको एग्जाम में ना बेटा डायरेक्ट चार्ज के नाम से ही दे देगा वो आइटम, या तो बोलेगा चार्जेबल एक्सपेंसेस या बोलेगा डायरेक्ट चार्ज, मतलब सेम ही है। लेकिन फिर भी हम आपको बता दिए इसमें क्या क्या आता है। देखो रॉयल्टी आता है, कोई भाड़ा लगा है वो आता है स्पेसिफिक इक्विपमेंट को लाने का, कोई स्पेसिफिक मटेरियल हम डाले मेन रॉ मटेरियल के अलावा। जैसे बेटा कपड़ा बनाने के लिए मेन रॉ मटेरियल कपड़ा है, हाँ। लेकिन उसके अलावा आप धागा और बटन भी तो देते हो। धागा और बटन के बिना शर्ट बन जाएगा क्या, नहीं। शर्ट बनाने का मेन रॉ मटेरियल क्या है सर, कपड़ा। लेकिन धागा और बटन भी अदर रॉ मटेरियल की तरह काम आता है, और वो भी डायरेक्ट है। आप बोलोगे नहीं धागा नहीं देंगे, जाओ बटन नहीं देंगे, बना लो शर्ट, तो नहीं बना पाओगे ना, तो यानी वो भी डायरेक्ट है। लेकिन वो मेन डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, इसलिए उसको डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम में नहीं डाला, हम उसको चार्जेबल एक्सपेंसेस या डायरेक्ट ओवरहेड में डाल दिया। आपको ये सब नाम याद नहीं करना है, डायरेक्ट चार्जेस वाला बस लिस्ट दे दिया कि कभी हो तो देख सकते हो। वैसे देखो ऑफिस एंड एडमिन का हम पूरा ब्रेकअप दे दिया। देखो डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस मशीनरी जैसे एसी कंप्यूटर, ऑफिस का बिल्डिंग, ऑफिस के स्टाफ का सैलरी, कोई भी डायरेक्टर का सैलरी, ऑडिटर का फीस, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का लाइट एक्सपेंस और ऑफिस रिलेटेड कोई भी अदर एक्सपेंसेस। वैसे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का भी पूरा लिस्ट दे दिया। सैलरी एंड वेजेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट स्टाफ, सेल्समैन का कमीशन, रेंट ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट या शोरूम, डेप्रिसिएशन ऑफ सेल्स वैन या सेल्स बिल्डिंग यानी शोरूम का डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट में कोई मेंटेनेंस खर्चा लग रहा है तो, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ऑनलाइन सेल्स, आजकल ये भी तो खर्चा है एक। हाँ। ऑनलाइन सेल करना है तो आपको वो साइट वाइट मेंटेन रखना पड़ता है, किसी से सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस भाड़े पे लेना पड़ता है। इंश्योरेंस ऑफ सेल्स वैन,
सेल्स इक्विपमेंट का इंश्योरेंस, शोरूम का इंश्योरेंस, ये सब कहाँ का लग रहा है? सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये आपको हम लिस्ट दिया, ये लिस्ट आपको पढ़ना नहीं है, सम्स पढ़ते ही आपको समझ में आएगा कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है। अब आता है इस चैप्टर का लास्ट कैलकुलेटिव पार्ट, और फिर हम लोग अगले क्लास से मेन सम स्टार्ट डायरेक्ट कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू निकालना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस कुछ चैप्टर में अगर सबसे बड़ा ट्विस्ट कोई आपको देगा सॉल्व करने के लिए तो वो यही है। देखो हम इसका पूरा नोट्स बना के लिख के दिए। 4 मेथड होता है बेटा फिनिश गुड्स के वैल्यू को निकालने का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू निकालने का 4 मेथड है। पहला मेथड का नाम है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नाम से मतलब है, नाम में क्या मतलब समझते हो? बोलो। लास्ट वाला पहले मतलब बिकेगा। लास्ट में जो हुआ वो पहले हो जाएगा, और जो सबसे पहले हुआ है उसको मे बी बाद में सब्ट्रैक्ट। बेचेंगे। जैसे मान लो जेनी मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में 100 यूनिट था, और इस साल हम प्रोडक्शन किए और 50 यूनिट, तो कितना यूनिट होना चाहिए मेरा गोडाउन में अभी? पहले कितना? ओपनिंग स्टॉक में 100 यूनिट था, 100 हाँ, फिर 50। हाँ ठीक। और 50 इस साल बनाए, तो जेनी पहले कौन सा आया? पहले तो वो 100। ओपनिंग वाला, पहले तो ओपनिंग वाला आया, फिर इस साल के प्रोडक्शन वाला आया। अब जेनी अगर हम बोलते हैं मेरा कंपनी लीफो फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और हम इस बार 30 पहले पीस वो 100 बेचेंगे। सुनो सुनो, नहीं हाँ। सुनो अच्छे से, यही चीज हाँ। सीखने का बस इस चैप्टर में यही का लास्ट पार्ट है। अच्छा। और आपको पूरा सम प्लेट में सजा के देगा, खाली ये फिनिश गुड्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके। तो सुनो अच्छे से, हम ये बोल रहे हैं मेरा मेथड का नाम है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल बाद में आएगा वो पहले बिकेगा। अच्छा। हाँ। ठीक है। मेरे पास 100 पीस पहले से पड़ा था ओपनिंग का, इस साल और 50 पीस बनाए, जेनी हम 30 पीस सेल कर पाए इस बार। तो ये 30 पीस कहाँ से निकला? अगर मेरा कंपनी लीफो फॉलो करता है, लास्ट वाला 50, यानी 50 वाला में से। हाँ। तो बेटा अब तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया कौन सा यार? एक तो इस साल का 50 में से 20 बच गया, और एक ओपनिंग वाला 100 पूरा पड़ा है। हाँ, 130। 120, 30 बिका था। 30 बिका था। अच्छा हाँ, 120। ठीक है, तो अब अगर जेनी यही मेरा कंपनी फीफो फॉलो करता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये जो 30 पीस बिका जेनी, ये कहाँ से बिका? सर पहला 100 में से। हाँ। तो अब तुम्हारे पास जेनी जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है गोडाउन में, वो कौन कौन सा पड़ा है? एक तो पहला ओपनिंग वाला का 70 और अभी नया वाला 50। वेरी गुड। वैसे ही जेनी और 2 मेथड भी होते हैं, एवरेज और वेटेड एवरेज, जिनका कैलकुलेशन पे ही बात करेंगे डायरेक्ट। ये नाम सुना सुना लग रहा है। हाँ बेटा सुने ही हो, क्योंकि आप लोग ये सॉल्व किए हो, इन्वेंट्री चैप्टर जो किए थे ना हम लोग अभी अकाउंट में। अच्छा हाँ, याद है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, कोई ये बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, 2-2 लाइन का कैलकुलेशन है जेनी खाली। और एग्जाम में तो कोई एक ही मेथड देगा ना, दोनों 4 मेथड तो यूज कर नहीं सकता कंपनी। हाँ, तो आपको वो एक मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, उसी का भी एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। तो देखो हम पहले लिफो का मतलब लिखा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, स्टॉक विच कम्स इन लास्ट shall be sold first. ठीक है। इट मीन्स स्टॉक प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड फर्स्ट, जो माल इस साल बना वो पहले बिका। सो नाउ रिमेनिंग इन क्लोजिंग स्टॉक विल बी फ्रॉम लास्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वैल्यू। ठीक है ना। तो देखो बेटा हम यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। क्या फॉर्मूला लिखा? मेरे को बेटा आप अभी खुद बोले, आप ये एग्जाम्पल एक काम करो, लिखते हुए करो, बेटर होगा। ठीक है। चारों एग्जाम्पल कॉपी है? हाँ, 1 मिनट से। हाँ ले लो। यस सर। चलो एक एग्जाम्पल लिखो। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट, रुपीज 5 लाख। करंट ईयर प्रोडक्शन
करेंट ईयर प्रोडक्शन प्रोडक्शन 30,000 यूनिट, 9 लाख कॉस्ट, मतलब 9 लाख रुपया का रुपीज 9 लाख। ये बेटा मेरे को डेटा गिवन। हाँ अब लिख लो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू, एक मिनट, 5,000 और क्लोजिंग स्टॉक 5,000 यूनिट। यूनिट, और रुपीज में लिख दो क्वेश्चन मार्क। वही तो गायब होगा, वही तो एग्जाम में निकालना है। चलो अब लिखो नंबर 1 मेथड लीफो। यही एग्जांपल हम लोग चारों मेथड में सॉल्व करेंगे बेटा। लीफो लिखिए बेटा। 5 लीफो मतलब जो माल बाद में आया वो पहले बिका। हाँ तो अच्छा सेल कितना यूनिट हुआ वो निकाल सकते हो। पहले हमको ये बताओ सेल कितना यूनिट हुआ। ओपनिंग स्टॉक 10,000 था। इस साल प्रोडक्शन हुआ 30,000। तो 30,000। ग्राउंड में कितना पीस होना चाहिए था। 40,000 होना चाहिए था। 5,000 5,000 बचा यानी 35,000। वेरी गुड। 35,000 सोल्ड, वो भी लिख दो साइड में तुम, काम आएगा। 35,000 तो वो आया ना यूनिट। फॉर्मूला काम आपका। हाँ चलो ठीक है। अब बेटा बोलो लीफो है कंपनी का मेथड। तो ये जो 35,000 बिका है जेनी, तो पहले कौन सा माल बेचे, करेंट ईयर वाला कि ओपनिंग वाला। करंट ईयर प्रोडक्शन। वेरी गुड। तो करेंट ईयर का है कितना पास आपके पास। 30,000 यानी यानी ये 30,000 पूरा 30 तो करंट ईयर पूरा पे बिक चला गया, गया। और हाँ प्लस और ओपनिंग वाला भी ओपनिंग 5 स्टॉक। बिक गया। हाँ 5 बिक तो गया। देखो बेचना भी 5 ही चाहिए था, बचा 5 ही है। हम्म चलो अब वैल्यू निकालते। यानी बेटा ये जो 5,000 बचा है कहाँ से बचा है। ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग का वैल्यू बेटा 5 लाख ओपनिंग का वैल्यू था 10,000 पीस का। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 हाँ इंटू 10,000 इंटू 5,000 ना। हमको ये तो 5,000 का वैल्यू निकालना है ना जेनी हमको। हाँ तो वो जो ये पूरा का पूरा माल ओपनिंग से बचा है जेनी। हाँ तो पूरा का पूरा अगर ओपनिंग से बचा है जेनी, 2,50,000। हाँ, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 5,000 कर, तो 2.5 लाख का मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होगा। ठीक है जेनी। इसी क्वेश्चन में लिखो, ये नंबर ए बोल दो लिफो को। लिफो में एक और चीज़ सॉल्व करते हैं, नंबर बी बोल के एक और एग्जांपल, मतलब लिफो में एक मिनट। हाँ लिखो सोल्ड 28,000। अगर 28,000 ही बिका होता तो जेनी कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा होता फिर आपके पास, अगर 28,000 बिका होता तो। 28 बिका होता तो इधर 10,000, ये 12,000। वेरी गुड। अब बेटा ये 12,000 का वैल्यू निकालना है हमको। एक सेकेंड। क्लोजिंग इक्वल्स टू 12,000 यूनिट। वैल्यू निकालना है ना। तो इक्वल्स टू पहला इसका तो पूरा 5 लाख होगा। वेरी गुड जेनी। यानी 10,000 तो पूरा यहाँ से बचा है जो 5 लाख वैल्यू है। हाँ उसके हाँ, बाद इधर से और 2 ये बचा है। 2,000 इधर से बचा है। वेरी गुड। कैसे कितना निकालोगे। 9 लाख डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 2,000। परफेक्ट, आप समझ गए जो करना था हमको। अब ठीक है, वैल्यू आप निकाल दोगे। हाँ वो आपको आता है, मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे ना जेनी। 5 लाख प्लस ये जो वैल्यू आएगा, तो ये हुआ मेरा लिफो। अब अगर जेनी नंबर 2 मेथड लिखो फीफो, और एग्जांपल 2 ही पकड़ के चलो। ठीक है। मैंने सोल्ड 28,000, क्लोजिंग स्टॉक 12,000। ये बेटर एग्जांपल है। वो 5,000 वाला का आंसर ना बहुत बच्चा वाला तरीके से, 5,000 को हटा दो बोले। मतलब हम थोड़ा सा मतलब जितना जितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है उतना रखना चाहते हैं। हाँ तो बेटा ये 28,000 सोल्ड और 12,000 क्लोजिंग स्टॉक वाले काम करते हैं। फीफो है मेथड मेरा। तो कंपनी जेनी अगर मेरा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है
हाँ, तो पहले कौन सा माल बिक गया? 10,000 पूरा बिक गया पहले होगा। पूरा ओपनिंग स्टॉक पूरा बिक जाता और 2000 इधर से जाते, यानी 28,000 का 9 लाख से निकालते वैल्यू। हाँ वेरी गुड। क्या बोल रहे हो? एक मिनट बेटा, कितना हम बेचे हैं? 28,000। हाँ तो 10,000 पूरा निकल गया, बाकी 18,000 इस 30,000 में से बाकी निकलता। 18, हाँ तो वही यानी बोला। पूरा का पूरा 12,000 मेरा इस साल के प्रोडक्शन से बचता। हाँ। तो बस निकाल दो, 9 लाख डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 12,000। बस जो आ गया वो फीफो आंसर आ गया। फीफो में ना बेटा हमेशा ही तुम्हारा करंट से ही बचेगा मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अब आओ बेटा अगले दोनों मेथड के ऊपर जिसमें हमको सिखाना है। थर्ड मेथड जिसका नाम है एवरेज मेथड। लिखो एवरेज मेथड। बेटा पहले फॉर्मूला लिख लो एवरेज मेथड का। ठीक है। एवरेज मेथड का फॉर्मूला मेरे यहाँ पे दिया भी होगा नोट्स में। आइए, रेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक लिखो, रेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस रेट ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन। रेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस रेट ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई 2। एवरेज करना है ना बेटा, किसी भी चीज को एवरेज कैसे करते हो? डिवाइड बाई 2 करके। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जो भी अमाउंट हो। नहीं, डिवाइडेड बाई 2, बस डिवाइडेड बाई 2। अच्छा। आप मेरा बात पहले जो हम बोले वो करो तो समझ में आ जाएगा लास्ट में हम क्या कर रहे थे। हाँ। डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा दो ही तो नंबर है, ओपनिंग स्टॉक का रेट और क्लोजिंग करंट ईयर के प्रोडक्शन का रेट। तो दो नंबर है, डिवाइड बाई 2। अब जो बोले वही तो कर रहे हैं हम। हाँ। और इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट। रेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस रेट ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट। यही है बस फॉर्मूला एवरेज निकालने का। बेटा ओपनिंग स्टॉक का रेट कितना है? रेट बोलो। रेट यहाँ अमाउंट से लेना देना है। रेट बेटा होता है पर यूनिट रेट, मतलब नहीं ना, परसेंटेज पर यूनिट। यूनिट रेट। तो इसका 5 लाख डिवाइडेड बाई ओपनिंग। 10,000। 5 लाख डिवाइडेड बाई 10,000, 10,000। 50 रुपया रेट आ गया ओपनिंग का। प्लस करंट ईयर के प्रोडक्शन का रेट कितना होगा बेटा? 9 लाख डिवाइडेड बाई 30,000। हाँ। आएगा ये 30 रुपया। तो 50 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 12,000। 80 डिवाइडेड बाई 2, 80 डिवाइडेड बाई 2 यानी 40 इंटू 12,000। 4,80,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया। आया? एक मिनट। 50 प्लस 30 बाई 2 इंटू 12,000। क्लोजिंग स्टॉक तो आपका 12,000 है ही। हाँ। वो तो मेरे तीनों एग्जाम्पल में सेम है। यस सर। तो बस कितना आएगा? 4,80,000। हाँ। तो हर बार यही करना है जब भी एवरेज मेथड बोल देगा, अगर ओपनिंग का रेट प्लस क्लोजिंग का रेट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? यस सर। आ जाओ लास्ट मेथड पे, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड बेटा फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट। हम क्या लिखा? टोटल कॉस्ट। बेटा टोटल कॉस्ट कितना है आपका? एक सेकंड सर, लिख के बताते हैं। 9 लाख और 5 लाख ना, 9 प्लस 5 9 प्लस 5 14। 14 लाख। टोटल कॉस्ट आ गया मेरा 14 लाख डिवाइडेड बाई हम क्या बोला? टोटल यूनिट। बेटा टोटल यूनिट कितना है आपका? 40,000 इंटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट 12,000। तो 14 लाख डिवाइडेड बाई 40,000
इंटू 12, 12 आ जाए। 14 लाख डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 12, 4,20,000। 4,20,000। तो ये है मेरे 4 मेथड्स इन लिपो, फीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज। लिपो फीफो आप ठीक पकड़ लिए थे, आप लॉजिक पे पकड़े थे लिपो फीफो एकदम, लेकिन वेटेड एवरेज, एवरेज में आपको थोड़ा सा फॉर्मूला पकड़ के चलना पड़ेगा। वैसे गलती नहीं है, एवरेज हमेशा रेट का एवरेज होता है, तो हम वही तो किया जेनी, हम दोनों का रेट निकाला, ओपनिंग स्टॉक और करंट ईयर के प्रोडक्शन का रेट को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 मारा, क्योंकि 2 आइटम को ऐड कर रहे हैं, एक ओपनिंग का रेट, एक क्लोजिंग, एक करंट ईयर के प्रोडक्शन का रेट। तो एवरेज कैसे करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 मार दिए। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 करते हैं ना, वैसे ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई 2 का हो गया रेट का। और जब एक रेट आ गया मल्टीप्लाई बाय तो क्लोजिंग स्टॉक करना ही था, हर एक में वही कर रहे हो। अब वैसे ही जब वेटेड एवरेज बोले, वेटेड एवरेज बोलता है कि तुम्हारा टोटल खर्चा जोड़ लो, उसको टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड करके एक रेट निकाल लो और मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स का। यस तो ये है बेटा मेरा लिपो फीफो वेटेड एवरेज। ये मेरा कॉस्ट शीट का पूरा नोट्स है, 7 पेज में जो है। एक में आपको हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट समझाया, फिर हम आपको बताया क्या क्या नहीं आता, फिर हमको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला बताया। आइटम नंबर 2, 3, 4 जो है वो आपको खाली हम दिया है, 2, 3, 4, 6 जो है वो दिया है हम खाली की लिस्ट जानने के लिए कौन सा आइटम किसमें आता है। उसके बाद में 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको हम लोग चारों मेथड सीखे। आखिरी जो प्रॉफिट वाला बात बच गया मेरा नोट्स में दिया हुआ है, देखो हम यहाँ पे वेटेड एवरेज का सम सॉल्व भी किए, मेरा ये जो नोट्स है ना, हाँ इसमें हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व भी किए। पेज नंबर 6 में देखो, ये स्क्रीन पे देखो आप, जैसे अभी आपको करवाया ना लिख लिख के, यस तो वैसे एक एग्जांपल हम यहाँ सॉल्व भी किए, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालने। ये भी आप एक बार गो थ्रू कर ले। ठीक है सर। ये वाला एग्जांपल को पकड़ के आप अपने से चारों का सॉल्व करके देखना, विद सॉल्यूशन दिया हुआ है, हम देखते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फुल पेज